सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ प्रश्न लेकर। तो दोस्तों प्राचीन काल के मैंने प्रश्न बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के एवं बिहार के राजनीतिक इतिहास के कुछ प्रश्न करा दिए थे। उसमें का कुछ भाग रह गया था मगध साम्राज्य के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों उसका ही आज देख लेते हैं प्रश्न मगध साम्राज्य के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मगध साम्राज्य के प्रश्न। पहला प्रश्न, काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था? प्रगोतसेन, प्रसेनजीत, जीवन, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भागा था? श्रावस्ती, काशी, मथुरा, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? प्रसेनजीत, अजातशत्रु, प्रगोतसेन, बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? 15, 17, 21, 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? राजपुर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर बनाई थी, बिहार की राजधानी, जो कि मगध में बदला हुआ था। अगला प्रश्न, राजगीर का नियोजक वास्तुकार कौन था? अश्वसेन, नागसेन, महागोविंद, महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महागोविंद। मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक संबंध, मैत्री की नीति, विजय की नीति, या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैवाहिक संबंध, मैत्री की नीति, विजय की नीति, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कौशल, लिच्छवी, पंजाब, या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने कौशल, लिच्छवी, पंजाब के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? कौशल, अवंती, लिच्छवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती। कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? कौशल, अवंती, लिच्छवी, अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया था? अंग, कौशल, चेदी, वज्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया? अजातशत्रु, वृद्धर्थ, जरासंध, बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना? प्रसेनजीत, बिंबिसार, वृद्धर्थ, जरासंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक चला था? 544 से 492 ईस्वी पूर्व, 530 से 490 ईस्वी पूर्व, 525 से 488 ईस्वी पूर्व, 520 से 485 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा था। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? 495 से 472 ईस्वी पूर्व, 493 से 468 ईस्वी पूर्व, 493 से 461 ईस्वी पूर्व, 490 से 458 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 493 से 461 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा था अजातशत्रु का। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन, शैव, बौद्ध, आजीवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अंगद, कुनिक, समर, आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुनिक। निम्न में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, वृद्धर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथ, मूसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया? वज्जी, कौशल, अंग, चेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई? गंगा, सोन, गंगा, गंडक, गंडक, सोन, गंडक, गंडक, सोन, सोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, गंडक, सोन।
अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली, राजगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया था? मल्ल, वज्जी, अंग, काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्ल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? मल्ल, अंग, कौशल, वत्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स। अगला प्रश्न, किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? बिंबिसार, वृद्धर्थ, जरासंध, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? राजगीर, वैशाली, वल्लभी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, अम्रपाली कहाँ की नरवधु थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, नालंदा, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली की नरवधु थी अम्रपाली। निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध अम्रपाली से था? वृद्धर्थ, बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु का संबंध अम्रपाली से था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? सप्तकर्णी, सप्तपर्णी, गिरनार, बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णी। अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? उदयन, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? कालाशोक, उदयन, बृहदत्त, घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने की थी अजातशत्रु की हत्या। अगला प्रश्न, अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? पिता पुत्र, पुत्र पिता, भाई भाई, चाचा भतीजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता पुत्र संबंध था। अगला प्रश्न, उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? चंपा, काशी, उज्जैन, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा का राज्यपाल था। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, जरासंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? गंगा, गंडक, गंडक सोन, गंगा सोन, गंडक कोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा सोन। अगला प्रश्न, उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? वैशाली, वल्लभी, चंपा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? जैन, बौद्ध, शैव, आजीवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? वैशाली, वल्लभी, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पालक कहाँ का राजा था? अवंती, काशी, चंपा, चेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, किसने उदयन की हत्या की? अजातशत्रु, बिंबिसार, जरासंध या इनमें से कोई नहीं? तो उदयन की हत्या इनमें से कोई नहीं, इसका ये ऑप्शन होगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागसेन, नागदशक, नागदत्त, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागदशक। अगला प्रश्न, नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु, जरासंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने हत्या की थी। शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र का अमात्य था। अगला प्रश्न, नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है? पुंडु, दशक, जमाली, जम्बूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शक। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी?
वृद्धर्थ, शेषनाग, नागसेन, शिशुनाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 412 से 340 ईस्वी पूर्व, 412 से 345 ईस्वी पूर्व, 415 से 348 ईस्वी पूर्व, 415 से 350 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 412 से 345 ईस्वी पूर्व। उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 470 से 435 ईस्वी पूर्व, 465 से 430 ईस्वी पूर्व, 461 से 444 ईस्वी पूर्व, 470 से 450 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 461 से 444 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? नालंदा, पावापुरी, पटना, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? वत्स, कौशाम्बी, अवंती, ऑप्शन डी, ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने वत्स, कौशाम्बी और अवंती यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों पर विजय प्राप्त की थी। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? 398 ईस्वी पूर्व, 396 ईस्वी पूर्व, 394 ईस्वी पूर्व, 392 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 394 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? नागसेन, ब्रह्मसेन, जरासंध, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक का उपनाम क्या था? कौशल, कुनिक, काकवर्ण, कत्थय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकवर्ण। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी। तो कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग, नागसेन, ब्रह्मसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? नागसेन, कालाशोक, नंदीवर्धन, नारायण सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्धन। निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? नागसेन, पद्मनंद, नंदीवर्धन, नारायण सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? महापद्मनंद, परमानंद, धनानंद, उत्तमनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। किस वंश के शासनकाल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? हर्यक, शिशुनाग, वृद्धर्थ, नंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद। नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? परमानंद, महापद्मनंद, घानानंद या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद और घानानंद यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। निम्न में से किसे कली और अंश कहा जाता है? शिशुनाग, महापद्मनंद, घानानंद, परमानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, घनानंद, महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला प्रश्न, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका बढ़ाने वाले मगध का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला प्रश्न, कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गोपाल नंद, परमानंद, वृहनंद, घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। धनानंद। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? अजातशत्रु, उदयन, धनानंद, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद। सिकंदर किस देश का शासक था? यूनान, मिस्र, इंग्लैंड, अजरबैजान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान देश का शासक था सिकंदर। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 334 ईस्वी पूर्व, 328 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 324 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब धनानंद को पराजित किया था? 320 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 324 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व।
नंदवंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के अनुयायी थे नंदवंश के शासक। अगला प्रश्न, नंदवंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शूद्र जाति से संबंधित थे। नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था? मौर्य, शिशुनाग, बृहदर्थ, शुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य राजवंश का शासनकाल प्रारंभ हुआ था नंदवंश के बाद। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन डी ए और सी दोनों। निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस शास्त्र के अनुसार? तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार एंड मुद्रा राक्षस के अनुसार यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। किस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? स्पूनर, डॉलर, जेम्स डॉट, केविन रड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पूनर। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? स्टेटोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स यानी ऑप्शन डी बी और सी दोनों। किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता? अशोक, बिंदुसार, कौटिल्य, दशरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता। निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? पंजाब, सिंध, कलिंग या ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब और सिंध राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था यानी ऑप्शन डी ए बी दोनों। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? मौर्य क्षत्रिय, देव क्षत्रिय, सूर्य क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य क्षत्रिय यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? मिकोल्स, सेलुकस, डॉपलर, जेम्स प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुकस। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच कब संधि हुई थी? 301 ईस्वी पूर्व, 302 ईस्वी पूर्व, 303 ईस्वी पूर्व, 304 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 303 ईस्वी पूर्व। सेलुकस की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना, मरिया, स्टेटी, कैमिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलेना। सेलुकस की पुत्री का विवाह किस साल से हुआ था? तो सेलुकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले थे? काबुल, कंधार, हेरात या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप काबुल, कंधार, हेरात यानी तीनों मिले थे, ए बी सी तीनों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दान किए थे। सेलुकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज। सेलुकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चंदनगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध का शासक बना था। बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? तो बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा गया था? बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था। अगला प्रश्न,
यूनानियों ने किस शासक को अमित्र चेट्स कहा था? तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र चेट्स कहा था। निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? तो बिंदुसार का अन्य नाम शीसेन था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो अशोक को भेजा गया था। अशोक कहाँ का प्रशासक था? तो अशोक उज्जैन का प्रशासक था। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? तो कहाँ के शासक ने? तो सीरिया के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था, यानी सीरिया। ऑप्शन ए। किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? तो एंटियोक ने। निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? तो डाइमेकस सीरियन राजदूत था। फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? तो बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व हुई थी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक कब मगध का शासक नियुक्त हुआ था? तो अशोक 270 ईस्वी पूर्व मगध का शासक नियुक्त हुआ था। किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? किस साहित्य के अनुसार? तो सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? तो 99 भाइयों की हत्या की थी, 99। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेपाल साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। निम्न में से किस शासक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक नाम का उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो है मास्की, गुर्जरा और नेतुर, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों में अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो है उडेगोलम। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ लड़ा था? अशोक ने अपने जीवन में पहला युद्ध कहाँ लड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में लड़ा था। निम्न में किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध अशोक के शासक के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? वो है 8वें वर्ष में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? तो कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाया था। किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? वो है कौटिल्य। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? तो अशोक शिव धर्म का
कट्टर समर्थक था। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो उपगुप्त ने किया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 5 भागों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? तो मलकानगिरी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? तो स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। पूर्वी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पूर्वी राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संपूर्ण मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? तो संपूर्ण मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी? तो अशोक ने। अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना की थी? तो अशोक ने नेपाल में ललित पाटन शहर की स्थापना की थी। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से है। तुसाप्स अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तो ये उज्जैन का गवर्नर था। तुसाप्स किस देश का नागरिक था? तो ये ईरान देश का नागरिक था। अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक कौन बना था? तो पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना था। पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल था? तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो तीनों शामिल था। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दशरथ ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। पश्चिम भाग का शासक कौन था? तो पश्चिम भाग का शासक संप्रति था। पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य था? पश्चिमी भाग के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी तीनों था। किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? तो अशोक के बाद। मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? तो राजतरंगिणी कश्मीर राज्य से संबंधित साहित्य है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन बना? तो राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक जालौक बना। निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक वृहदर्थ था। अंतिम मौर्य शासक वृहदर्थ की हत्या किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। वृहदर्थ की हत्या कब हुई थी? तो वृहदर्थ की हत्या 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन प्रारंभ हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। अशोक मौर्य वंश का शासक कौन था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक तृतीय था। धम्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है? तो धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? तो ये रोमिला थापर की। इतिहास के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को उलझाने के लिए उसके दिमाग की औपचारिक उपज थी। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था? तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? तो है चित्रलेख। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे?
तो अशोक के शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ था? तो है गिरनार। धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो धौली शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ था? तो है जौगढ़। कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कालसी शिलालेख देहरादून से प्राप्त हुआ था। भिर्रागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो भिर्रागुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ था? तो कौन शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ था? तो है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो पेशावर के स्थान से प्राप्त हुआ है। मानसेरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ था? तो मानसेरा शिलालेख यह पाकिस्तान देश से प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेरा शिलालेख प्राप्त हुआ था? बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, या ऑप्शन सी डेरा गाजी खान या हजारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारा। सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो सासाराम लघु शिलालेख ये बिहार से प्राप्त हुआ था। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो रूपनाथ लघु शिलालेख जबलपुर से प्राप्त हुआ था। गुर्जरारा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो गुर्जरारा लघु शिलालेख ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरारा लघु शिलालेख मिला था? तो मध्य प्रदेश के दतिया स्थान से गुर्जरारा शिलालेख मिला था। भाबरू लघु शिलालेख कहाँ से मिला था? तो भाबरू शिलालेख राजस्थान से मिला था। राजस्थान के किस स्थान से भाबरू शिलालेख मिला था? तो जयपुर से मिला था। मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो मास्की शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला था? तो कर्नाटक के रायचूर स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला था। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तब ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ था। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सिक्कों को मासक, काननी और आहत, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों कहा जाता था। सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिद्धपुर लघु शिलालेख ये ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तब ब्रह्मगिरी नामक स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ था। गौरी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मैसूर से प्राप्त हुआ था। पालकी गुंडू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये रायचूर से प्राप्त हुआ था। राजूल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दिल्ली टोपरा लेख अंबाला से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, सिरसावा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन सा शासक दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कौन सा शासक दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था।
लोरिया अरिराज स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो बिहार से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो प्रयाग स्तंभलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख पहले कहाँ स्थापित था? तो पहले कौशाम्बी में स्थापित था। किस शासक ने प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद के जिले में रखवाया था? तो अकबर ने रखवाया था। सारनाथ लघु स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो सारनाथ लघु स्तंभलेख ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सारनाथ लघु स्तंभलेख कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कौशाम्बी स्तंभलेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के पतन का मुख्य कारण अहिंसा, सैन्य और शांति प्रियता यानी ऑप्शन अहिंसा और शांति प्रियता यानी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों था। रुम्नीदेई लघु स्तंभलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो रुम्नीदेई स्तंभलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। निगाली गांव लघु स्तंभलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो निगाली गांव लघु स्तंभलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख सातवां है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? तो सबसे छोटा अभिषेक रुमनदेई है। रुमिनदेई है। किस स्तंभलेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो है कौशाम्बी और प्रयाग यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो रुमिनदेई को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सॉरी गाइज, निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग और कौशाम्बी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस स्तंभलेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है? तो ये रुम्नीदेई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तंभलेख से कराधान की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुमिनदेई। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया था? तो 1/8 कर दिया था। किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? अशोक ने कहा था। किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था? तो धौली और जौगढ़ के सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था। अगला प्रश्न, किस शासक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्साशाले बनवाए थे? गिरनार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों और मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी थी? तो गंधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंधार के पास सारे कूना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था?
तो अरमाइक और यूनानी लिपि में था। ऑप्शन डी। कहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न, किस स्तंभ लेख में अशोक अपने महामत्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न, डैश शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली थी। अगला प्रश्न, किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? तो है खरुष्टी लिपि। अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई है? तो है एरारगुरी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो बिहार के गया जिले में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर। निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने अंकित करवाया था। अशोक ने किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था? तो आजीवक धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था। गुहा लेख की भाषा क्या थी? तो गुहा लेख की भाषा प्राकृत थी। निम्न में से किसने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रांतों में विभक्त हो गया था। उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी ABC तीनों राज्य आता था उत्तरापथ के अंतर्गत। निम्न में से कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों। दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आता था, तीनों, ऑप्शन डी। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे? तो 800 आते थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? तो द्रोणमुख में 400 गांव आते थे। मौर्य प्रशासन के तहत खारवोटी के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो 200 गांव आते थे। मौर्य प्रशासन के तहत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो 100 गांव आते थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो दुर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समहर्ता इकट्ठा करता था। निम्न में से कौन अर्थशास्त्र का लेखक है? तो कौटिल्य लेखक है। अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो तीर्थों के अध्यक्ष को महामत्य कहा जाता था। निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिले में कानून व्यवस्था देखता था? तो समहर्ता देखता था। निम्न में से कौन मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? तो समाहर्ता होता था। मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। निम्न में से कौन राजकीय भूमि का अधिकारी था?
तो राजकीय भूमि का अधिकारी शीताध्यक्ष था। कारखाना एवं व्यापार अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो कारखाना अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। निम्न में से कौन धातु नियंत्रक था? कौन धातु नियंत्रक था? वो है लोहाध्यक्ष। निम्न में से कौन चारागाह अधिकारी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारागाह अधिकारी विविताध्यक्ष था। अगला प्रश्न, बालू एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? तब बाट और तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बाट और तराजू को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। सिक्का निरीक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शिक्षा निरीक्षक अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता था? तो राजू कहलाता था। राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था? तो राजा का निजी सचिव प्रतिवेदक कहलाता था। टकसाल अधिकारी क्या कहलाता था? तो टकसाल अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। एग्रोनोमई क्या था? तो एग्रोनोमई जिले का अधिकारी था। निम्न में से कौन नगर अधिकारी था? तो ये एरिस्टोनोमई अधिकारी था। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण किसके विवरण से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज के विवरण से मिलता है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन हेतु 5 व्यक्तियों को कितनी समितियां का विवरण दिया है? तो 5 व्यक्तियों को 6 समितियों का विवरण दिया है। मौर्य शासनकाल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो कंटक शोधन कहा जाता था। मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट होता था। अर्थशास्त्र का संपूर्ण डैश अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया था। तो चतुर्थ अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया था। गुप्त काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य ने किस राजा की आंख कहा था? तो कौटिल्य ने गुप्तचर राजा की आंख कहा था। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो वार्ता कहा गया है। मौर्य काल में कर की दर क्या थी? तो मौर्य काल में कर की दर 1/6 था। निम्न में से कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा शहर? तो है काशी और पुंड्र, यानी ऑप्शन डी, बी और सी। मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो है बंग। अगला प्रश्न, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो मौर्य काल में रेशम चीन से मंगाई जाती थी। मौर्य काल में डैश की आहत मुद्राएं प्रचलित थी? तो मौर्य काल में सोने की मुद्रा आहत मुद्राएं प्रचलित थी। आहत मुद्राएं पर किसका चित्र अंकित होता था? तो ये मयूर पर्वत और अर्धचंद्र का चित्र अंकित होता था, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। निम्न में से कौन मौर्य काल में एक कर था? तो ये कर बलि था मौर्य काल में। निम्न में से कौन नमक कर था? तो नमक कर हिरण्य था। जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत ब्याज देना होता था? तो जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे राज्य को 13.5% देना पड़ता था ब्याज के रूप में। लोगों को सिक्के बनाने के एवज में राज्य को कौन सा कर देना होता था? तो सपिका और परीक्षण कर देना होता था।
मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में भूस्वामी को क्षत्रप कहा जाता था। मौर्य काल में शाक्तकार को क्या कहा जाता था? तो शाक्तकार को उपवास कहा जाता था। निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन का कारण प्रशासन में केंद्रीकरण था? इरफान हबीब, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा या आर्य शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध सेतुबंध कहलाता था। निम्न में से कौन सा कर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था? तो पूरे गांव से एक कर वसूला जाता था, वो है पिंड कर। मौर्य काल में पशुओं की रक्षा हेतु कौन सा कर लिया जाता था? तो पशुओं की रक्षा हेतु वो कर लिया जाता था, वो कर है विविध कर। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार क्या कहलाता था? तो विष्टि कहलाता था। मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? तो मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर बिक्री कर 4% लगाया जाता था। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? तो मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर 10% कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में उत्तरा पथ कहाँ से कहाँ तक जुड़ता था? तो मौर्य काल में उत्तरा पथ पाटलिपुत्र से तक्षशिला जुड़ता था। मौर्य काल में हिमवंत मार्ग किस ओर जाता था? तो मौर्य काल में हिमवंत मार्ग उत्तर हिमालय की ओर जाता था। मौर्यों के लिए डैश विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो मौर्यों के लिए तक्षशिला विदेशी व्यापार प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? वो था सोपारा, बारबेरिकम और मंजूरिस, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? वो स्थित बंदरगाह है पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। निम्न में से कौन सत्य है? शुल्क, चुंगी कर, वर्तनी सड़क पर, गुल्मदेह, बरमार से रक्षा कर, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्यों के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने 7 राज्य के अंगों का वर्णन किया है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही थे? तो प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो नायक कहलाता था। मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में अस्थायी सेना को मौल कहा जाता था। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जंगली सेना को अटावी बल कहा जाता था। मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में किराए की सेना को भृतक कहा जाता था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी, ऑप्शन बी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तो है ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तीनों की चर्चा की थी। निम्न में से किसका उल्लेख अशोक के शिलालेख से हुआ है? वो है दास, कर्मकार और सेवक। सॉरी गाइज, दास और कर्मकार यानी दोनों का अशोक के शिलालेख में हुआ है उल्लेख। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। एवं आज के मगध साम्राज्य के लास्ट प्रश्न,
मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थीं? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थीं? तो विधवाएं छंदवासिनी कहलाती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखना और आपकी तैयारी आशा करता हूँ कि दमदार चल रही होगी। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।